नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को लेकर मचे उस तूफान पर। और ये हम कहना चाहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, क्या इससे ये माना जाना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार को लेकर के हो रहा पॉलिटिकल नैरेटिव केवल वह पॉलिटिकल वेंडेटा से चालित है, या देश में सचमुच अनेकानेक हिस्से से भ्रष्टाचार के समूल विनाश करने के राजनीतिक संकल्प को लेकर के है। दोस्तों, काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी रहस्य लिए हुआ है, वह पारदर्शी नहीं है, और उसके जरिए जो कॉरपोरेट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा रहा है उसमें काफी ब्लैक मनी और हवाला मनी का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक ऐसा धन है जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। वो ऐसा चुनावी चंदा है जिसके बदले कहीं ना कहीं उसे पॉलिटिकल पैटर्नोज का जो है आदान प्रदान होता है। और कुल मिलाकर के देश में भ्रष्टाचार का केंद्रीय मुद्दा मूल रूप से जीवित है। क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे कि देश के चुनाव और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे से कहीं न कहीं जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है वह देश में अनेकानेक भ्रष्टाचार के मार्ग को प्रशस्त करती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की देख रेख करने वाली भारत की प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देश में 2017-18 के बाद से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे खुलासों को सार्वजनिक करना होगा और इसके आंकड़े को चुनाव आयोग को देना होगा और सुप्रीम कोर्ट को भी देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पर एक तरह से असंवैधानिक बताकर इस पर रोक लगाने का काम किया। दोस्तों, 2 दिन पहले स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ा और 13 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को जो सौंपे, उसमें यह पता चला कि देश में पिछले 5-6 सालों में कुल 6000 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा गया। और उसके मातहत जितनी कंपनीज हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी 1400 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली वह एक लॉटरी कंपनी है। वो एक ऐसी लॉटरी कंपनी है जिस पर कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा। इसके अलावा वो बहुत सारी ऐसी बेनामी कंपनियां हैं, कुछ नामी कंपनियां हैं। नामी कंपनियों में जहां एयरटेल का नाम है, जहां पर अनिल अग्रवाल की कंपनी बाल्को का नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े को अपूर्ण माना है और उन्हें कहा है कि आपने पूरे जो कोड है इलेक्टोरल बॉन्ड के, जो स्टेट बैंक का जो उस पे कोड है, वो कोड जो है वो जमा नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी और समूची जानकारी आपको उसे पेश करनी होगी। अब देखना बाकी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे दस्तावेज को कब जो है खुलासे करती है। लेकिन दोस्तों, बहरहाल ये तो पता चल गया कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये कॉन्सेप्ट चुनावी चंदे के लिए लाया गया, जो राजनीतिक दलों को मिलने वाले कुल सारी आमदनी का करीब करीब 60% हिस्सा बताया जाता है। और वह इलेक्टोरल बॉन्ड की वह रकम जिसका करीब 52% हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को प्राप्त हुआ है। और दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस जिसे करीब 1500, तीसरे नंबर पर बीआरएस जो कि आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना की जो सत्ताधारी पार्टी थी जो अब सत्ता में नहीं है, उसे प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा कांग्रेस को करीब 1300 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के 6 राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है।
दोस्तों, ये भी आरोप लगाया गया कि कई सारी उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जिस पर कि ईडी और सीबीआई ने छापे मारे, और उस छापे के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से खरीदना मुनासिब समझा। और यह भी बताया गया कि कई सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी को सरकार ने उन्हें कई सारी राजनीतिक रेवड़ियों से नवाजा, किसी को ठेके दिए गए, किसी को टेंडर दिए गए, किसी को कई सारे आरोपों से मुक्त किया गया और उन्हें गो अहेड जो है एक तरह से कहा गया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के चुनावी चंदे को लेकर जो 2016 में नोटबंदी लाई गई और ये कहा गया कि जल्दी ही राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदों को भी रेगुलेट किया जाएगा और इसे कहीं ना कहीं इसे ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। लेकिन आज 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को जब ये फैसला देने को बाध्य होना पड़ा कि यह प्रक्रिया कहीं से भी पारदर्शी नहीं है बल्कि असंवैधानिक है, तो देश में भ्रष्टाचार को लेकर वो सारे सवाल फिर से पैदा हो गए। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में, विशेषकर दूसरे कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो पूरी जो नैरेटिव ये बनाई कि देश का जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचार से पूर्ण ग्रसित है, देश का विपक्ष वंशवादी है और अपने वंशजों के लिए ये धन का जो है धन बनाता है, वो राजनीतिक दल जिनके लिए राजनीतिक पेशेवर है, व्यवसाय है, वो अपने वारिसों के लिए धन इकट्ठा करते हैं राजनीति का इस्तेमाल करके। मोदी ने यह नैरेटिव बनाया कि विपक्ष की शासित सरकारों में कई जगह नकद पैसे का जखीरा पाया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कई राज्य हैं। इवन कि तमिलनाडु में भी कई मंत्रियों की यहाँ छापे मारे गए। इसी यहाँ की कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार में भी ये जो अभी के मौजूदा उप मंत्री डीके शिव कुमार हैं, उनके यहाँ भी आयकर का छापा पड़ा। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने इस नैरेटिव को बनाने में कामयाबी पाली कि वह तो बिल्कुल भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई करना चाहती है, देश में भ्रष्टाचार की मूल समस्या से निजात दिलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष कहीं से भी भ्रष्टाचार को जो है खिलाफ नहीं जाता, भ्रष्टाचार को अपनाए हुआ है। मुझे लगता है कि यह नैरेटिव बिल्कुल ही अपूर्ण थी। भ्रष्टाचार की ये जो पीछे जितनी किताबें हैं, इस किताब में मैंने 15 साल लगाया है और 15 साल में देश की भ्रष्टाचार की पूरी रामायण, पूरा इसका विश्वकोश, पूरी इंसाइक्लोपीडिया और पूरी कथा मैंने उकेरी है। मैंने इस बात का भी प्रयास किया कि भारत में भ्रष्टाचार को लेकर के नेमिंग, ब्लेमिंग और शेमिंग तो होती है, भ्रष्टाचार के मूल कारणों का जब तक पूरे तह में जाकर पता नहीं लगाया जाएगा और पूरी व्यवस्था को खंगाला नहीं जाएगा, पूरी व्यवस्था के जब तक व्याकरण तय नहीं किए जाएंगे, तब तक समूची व्यवस्था और पूरे राजनीतिक जगत के शुद्धिकरण का अभियान जो है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के द्वारा भ्रष्टाचार पर जो किया गया कार्य था वह केवल ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के छापों की खबरों की सुर्खियां बस बनकर के रह गई। और कुल मिलाकर के जो चौखंबा, जो चौतरफा और चारों तरफ से जो सर्वांगीण अटैक करप्शन पर होना चाहिए, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक होलिस्टिक जो करप्शन के उपाय किए जाने चाहिए, इस सरकार ने नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब लोकपाल का आंदोलन चला, लोकपाल की स्थापना हुई, लोकपाल के पद को भरने में करीब 5 साल का टाइम मोदी ने लगाया और उसके बाद आज तक लोकपाल कभी सुर्खियों में नहीं आया। आज भी सीबीआई और उससे ज्यादा अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कहीं ना कहीं सरकारें अपने विपक्षियों को भ्रष्टाचार में जब उन पर चार्जशीट करती है तो भ्रष्टाचार के नॉर्मल कानून के तहत उस पर जल्दी जमानत मिल जाया करता था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसकी मुख्य नोडल एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी है, उसके तहत जमानत मिलना कठिन होता है और उसमें लंबा वक्त लगता है। तो सरकार ने अपने पॉलिटिकल वेंडेटा में ईडी का ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन भ्रष्टाचार एक इतना महती समुद्र मंथन जैसा कार्य है जिसमें एक नहीं अनेकानेक उपायों को लाने की दरकार है, जिसमें अच्छे अच्छे कानून, अच्छी अच्छी संस्थाएं, पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम, टेक्नोलॉजी का भरपूर और अधिकतम इस्तेमाल, हर केस टू केस और हर एरिया टू एरिया करप्शन की पूरी तहकीकात करना, पूरे इनपुट और आउटपुट जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए होता है उसकी पूरी ऑडिट करना, देश में एक पूरा कॉन्शसनेस और एक एंटी करप्शन का पूरा एक माहौल पूरे देश में तैयार करना, देश में एक नैतिक क्रांति लाने की बात करना,
देश में हर तरीके के जो इदारे हैं, जो एंटी करप्शन हैं, उनको जो है हर तरीके से जीवित करना, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और मीडिया और न्यायपालिका, इन चारों को एक्टिज्म को बहुत ज्यादा बलवती रूप प्रदान करना, पंचवर्षीय योजनाओं की तरह भी भ्रष्टाचार पर एक टारगेटेड अटैक करना और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम के बजाय भ्रष्टाचार का अवसर ही ना मिले, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा रोबोस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम हो कि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति ही ना हो, उसे लेकर और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और कुल मिलाकर के पूरी प्रोबिटी और पूरी ट्रांसपेरेंसी और कुल मिलाकर के देश के में एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर जो देश के करीब बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सब के आय संपत्ति के आंकड़े को बिल्कुल सार्वजनिक करना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर के जरिए बेनामी संपत्ति पर रोक, काले धन को लेकर के आज की तारीख से किसी भी तरीके के काले धन को रोकने की कवायद करना नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में नहीं रही। यह ठीक है कि सरकार ने कई चीजों को एक तरह से बढ़ाया, कई तरीकों को जनजागरण का अभियान बनाया, जैसे नोटबंदी का हमें एकमात्र फायदा यही मिला कि देश में एक डिजिटल पेमेंट का कल्चर तैयार हो रहा है। आज यूपीआई के जरिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं और इस मामले में भारत दुनिया का अव्वल देश बना है। ये बड़ी अच्छी चीजें हुई हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम डिस्क्लोजर को करने वाले लोगों की संख्या भी पहले से दुगुनी हो गई है। ये सब अच्छे काम हुए हैं। जीएसटी भले वह एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन आज भी जीएसटी की एक कंप्लीट आइडियल और एब्सोल्यूट व्यवस्था सेटल नहीं हो पाई है। तो ऐसे में देश के अनेकानेक क्षेत्रों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन हो, पॉलिटिकल करप्शन हो, आपका इकोनॉमिक करप्शन हो, सोशल करप्शन हो, इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो, अलग अलग इदारों के अलग अलग करप्शन हो, उसको लेकर के एक महती योजना बनाने का जो कार्य होना चाहिए था, जिस तरीके से अटैक होना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। करप्शन को लेकर केवल एक सिंबोलिज्म सरकार बनाने में कामयाब हुई कि वह पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही थी और अलग अलग विपक्ष शासित राज्यों में कैश का जखीरा उनके एजेंसियों के द्वारा एक तरह से छापे के जरिए निकाला जा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन चीजों का खुलासा हुआ है, उससे ये पता चलता है कि कई सारी बेनामी कंपनियां, शेल कंपनियां, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब चीजें बड़ी प्रमुखता से उभरी हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं, अपने ब्लैक मनी को उसमें एक तरह से कन्वर्ट करती हैं और पॉलिटिकल पैट्रोनेज लेती हैं, पॉलिटिशियन से कहीं ना कहीं एवं वस्तु और गो अहेड की एक तरह से सिक्योरिटी लेती हैं और सरकार एक तरह से कंबल ओढ़ करके घी पीने का काम कर रही है। चुनावी व्यवस्था को, चुनावी तौर तरीके को ज्यादा महंगा करना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी पॉलिटिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बड़ा करना, रातों रात वो अपना केंद्रीय कार्यालय, महंगे केंद्रीय कार्यालय को निर्मित करना, देश के 600 जिलों में पार्टी के करोड़ों के दफ्तर बनवाना और अब इनके पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा हर तरीके की चुनावी रैली, चुनावी प्रचार में अधिक से अधिक हवाई यात्रा का इस्तेमाल करना, महंगे प्रचार का इस्तेमाल करना, कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत में डेमोक्रेसी एट द रेट ऑफ 95 एक तरह से लाख जो इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है, वह देश का आम आदमी, आम विजनरी, आम राजनीतिक कार्यकर्ता और देश को बदलने का जो स्वप्न देखते हैं, उनके लिए चुनाव लड़ना बेहद दुरूह कार्य है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन एक पूंजीवाद का खेल बन गया है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक तरह से कैपिटलिज्म का एक तरह से रिफ्लेक्शन बन गया है। लोकतंत्र दरअसल असल मायनों में लोक का तंत्र न होकर एक शक्तिशाली लोगों का तंत्र बन गया है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा प्रिवेल होती है, उम्मीदवार प्रिवेल नहीं होता, जिसमें तंत्र प्रिवेल होता है, लोक प्रिवेल नहीं होता। और देश की 140 करोड़ जनता और करीब 99 करोड़ मतदाता कहीं न कहीं उस एक तरह से वाट का इंतजार कर रहे हैं, कोई एक रहनुमा आएगा, उन्हें एक सच्चे न्याय और सच्चे एक तरह से
विचारों के परिवेश में और उसके बरगद के नीचे उन्हें कहीं न कहीं उन्हें आलोकित करेगा, उन्हें सन्मार्ग पर ले जाएगा, उन्हें सत्य की तरफ ले जाएगा और उन्हें सही राह दिखाएगा, उन्हें टॉर्च जला करके अंधियारे को हटाएगा और उजाले की तरफ मार्ग प्रशस्त करेगा। दुर्भाग्य से ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बड़े ही एक तरह से हर चीजों का बड़ा बेहतरीन प्रबंधन करती है, ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक पूरा एथॉस तैयार करती है और उस पूरे एथॉस में केवल एक चेहरा नरेंद्र मोदी का दिखाई देता है, जो लार्जर देन द लाइफ और ग्रेटर देन द नेशन का रूप ले चुका है। और उन्होंने कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव का एक तरह से आगाज कर दिया है, लेकिन दिग दिगंत देश का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो कहीं न कहीं देश की सारी समस्याओं की जड़ है, देश की सारी एक तरह से बीमारी की एक तरह से डीएनए है, देश की सारी समस्याओं की जननी है, देश के सारे समस्याओं का एक तरह से उत्स है, स्रोत है। और कुल मिलाकर के राजनीतिक भ्रष्टाचार, चुनावी भ्रष्टाचार और चुनावी चंदे से जिसके सारे मार्ग खुलते हैं, उस मार्ग को नियमित करना, अधिनियमित करना और उसे बिल्कुल एक रेगुलेट करना बिल्कुल समय की मांग है। अब देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने देश में भ्रष्टाचार को लेकर के कौन सी नया दिशा निर्देश जारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आवरण में केवल विधायिका, केवल चुनावी तंत्र, केवल राजनीतिक दल और केवल लोकतंत्र की सारी कार्य प्रणाली है। हमारी व्यवस्था के सारे ताने और बाने और सारे अंग, सारे खंभे, सारे पहिए और सारे टायर पोर पोर इसमें डूबे हुए हैं। हमें इसको सही तरीके से रेगुलेट करना होगा, एक विवेक सम्मत तरीके से, एक बुद्धि सम्मत तरीके से, न्याय सम्मत तरीके से, और हमें सबके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करना होगा और देश की सारी मूलभूत समस्याओं का एक तरह से हमें वैज्ञानिक निराकरण करना होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।